तो पढ़ रहे थे हम लोग कि इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर्स के पास जो होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो काफ़ी क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट नहीं होता है और इसके पास रेजिस्टेंस बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा। और तो बहुत सारे जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे वुड हो गया, नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं, ग्रेफाइट छोड़ के। अगला पॉइंट में है कि अगर कोई इंसुलेटर्स को चार्ज करते हैं, इफ कोई इंसुलेटर को क्या करते हैं, चार्ज, अगर कोई हम इंसुलेटर को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, लिखो इफ insulated material is charged, then charges are bounded by nucleus, ठीक है। तो अगर कोई जो है इंसुलेटर है, इंसुलेटर को कोई चार्ज करते हैं तो उसके चार्जेस जो होते हैं क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। जैसे देखो, मान लो कि ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, और इसके अंदर जो अगर हम चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज करेंगे इसको तो होगा क्या, समझो, चार्ज करेंगे तो इसके दो अंदर चार्जेज हैं वो क्या होंगे, अंदर जो चार्जेज है इसके वो बाउंडेड होंगे न्यूक्लियस के द्वारा। देखो ऐसे ये सारे चार्जेज जो है रिपेल नहीं करेंगे, रिपेल करने का प्रयास करेंगे और जो है सरफेस पे पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस के द्वारा जो तगड़ा फोर्स होगा अंदर की तरफ वो क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। तो क्या होगा कि दिस इज बाउंडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के द्वारा जो चार्जेज होंगे वो क्या होंगे, बाउंडेड होंगे, अपने ही जगह पे ये रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा इंसुलेटर की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये था होता है हमारा इंसुलेटर की प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि चार्ज किसी बॉडी को हम कैसे करेंगे। तो अगला हेडिंग लगाना, मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ बॉडी। कोई बॉडी को चार्ज करने का क्या क्या मेथड है। तो मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को चार्ज करने का क्या क्या मेथड है। हम तो बोल रहे थे कि बॉडी चार्ज करेंगे तो चार्ज देंगे तो ये होगा, तो चार्ज देंगे कैसे, तो समझो। पहला है, फर्स्ट नंबर हमारा कंडक्शन, फर्स्ट नंबर है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, तो देखो कंडक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो कि जैसे यहां पर मान लो कि कोई एक मटेरियल है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ऐसे इस तरह का कोई बॉडी है, ठीक है। तो इस पे जो है चार्ज है, इस पे क्या है, चार्ज, इस पे चार्ज है, एक कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टर का बना हुआ है, कंडक्टर के। और एक और बॉडी है, इस पे चार्ज नहीं है, एक और बॉडी इस पे चार्ज नहीं है, ये इस पे चार्ज जो है कितना है, ये जो है न्यूट्रल बॉडी है, कोई चार्ज नहीं है। अब होगा क्या, समझो होगा क्या कि इन दोनों बॉडी को हम क्या करेंगे, टच करवाएंगे, क्या करेंगे, हम दोनों बॉडी को टच टच करेंगे दोनों बॉडी को, ठीक है, या कांटेक्ट में लाएंगे, टच करेंगे या कांटेक्ट में लाएंगे, एक ही चीज है। तो ए बॉडी जो है, ए बॉडी और ए बॉडी को टच में ला दी। अब क्या होगा कि जैसे ही टच में लाएंगे तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे चार्जेस कहाँ जा जाना, जाके दूसरे सरफेस पे चल जाना। तो ये सारे चार्जेस जो हैं
वो इसमें क्या होने लगेगा, जाने लगेगा। ये सारे चार्जेस क्या होने लगेंगे, जाने लगेंगे। अब तुमको पता होगा कि ये प्लस चार्जेस जो है मूव नहीं करते, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए उधर जाने लगेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आ जाएंगे, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए उठ के प्लस की तरफ चल जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर प्लस की तरफ चल जाएंगे, ये सारे उठ के इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। 1 2 3 4 5। अब क्या होंगे, प्रोटॉन तो यही रहेंगे, तो तभी तो न्यूट्रल है, और सारे इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चल जाएंगे। जैसे ही इसमें चल जाएंगे तो कुछ इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और कुछ इस पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कुछ जो है ए पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और एक कुछ जो है दोनों पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे समझ में आया, दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक कंडक्टर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्शन बोलते हैं। एक पॉइंट और लिखो कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, समझो। पॉइंट ए है कि अगर दोनों बॉडी जो है उसकी शेप साइज ज्योमेट्री जो है, शेप साइज ज्योमेट्री वो आइडेंटिकल हुई, इफ बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल, then charge is distributed equally on each body, ठीक है ना, बाई कंडक्शन, ठीक है ना। कंडक्शन के थ्रू जो है दोनों पे चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। एक सवाल करते हैं, देखो सवाल है जो जेईई मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है ना। क्या है सवाल, देखो सवाल है कि एक चार्ज है ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ चार्ज Q, एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। एंड इट ब्रिंग टू कॉन्टैक्ट ऑफ ए आइडेंटिकल स्फेरिकल न्यूट्रल बॉडी। तो क्या करते हैं कि एक आइडेंटिकल स्फेरिकल, जैसा स्फेरिकल बॉडी था उसके साथ क्या करते हैं, टच कराते हैं या कॉन्टैक्ट में लाते हैं, एंड सेपरेट टू ईच अदर, और क्या करते हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। समझ में आया। एंड मान लो कि एक स्फेरिकल बॉडी है जिस पे चार्ज कितना है, Q, और ब्रिंग टू कॉन्टैक्ट ऑफ एन आइडेंटिकल स्फेरिकल न्यूट्रल बॉडी B के पास लाते हैं और उसको सेपरेट कर लेते हैं दोनों को, एंड फाइनली B is टच या कॉन्टैक्ट विथ another spherical body C, another spherical body कितना, C, ठीक है ना, ऑफ चार्ज Q, एंड सेपरेट टू ईच अदर, और अब जो है इसको सेपरेट कर लेते हैं। देन फाइंड द चार्ज, फाइनल चार्ज ऑन B एंड C, B और C पे फाइनल चार्ज बताओ, ऐसा सवाल है।
तो देखो इसको बताते हैं, ध्यान से समझना। पहले हम 3 ठो बना लेते हैं स्फेरिकल बॉडी। पहले 2 ठो बनाते हैं, एक स्फेरिकल बॉडी और एक स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, बना ली, दोनों आइडेंटिकल है, शेप साइज ज्योमेट्री दोनों का क्या है, सेम है। अब वो क्या कि इस पे चार्ज है मान लो कितना Q, सवाल में दिया हुआ है। अब इस पे चार्ज है, इसका नाम है A और इसका नाम है B, और इस पे चार्ज है 0, क्या है 0, इस पे चार्ज 0 है, सॉरी क्या है, इस पे चार्ज 0 है। देखो इस पे चार्ज जो है वो 0 है, इस पे चार्ज जो है दिया हुआ है 0, सॉरी चार्ज 0। अब क्या किए, इसको टच किए, क्या किए टच, दोनों को कांटेक्ट में लाए। तो कांटेक्ट में ला रहे हैं तो होगा क्या समझो, कांटेक्ट में ला रहे हैं इसको, आराम से समझना, इसको और इसको, माफ करना थोड़ा साइज छोटा हो गया, इसको कांटेक्ट में लाए। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना था, इस पे चार्ज तो था Q, इस पे चार्ज कितना था Q था, इस पे चार्ज था Q, इस पे चार्ज कितना था 0। अब क्या किए कि इस चार्ज को कांटेक्ट में ला के अलग कर दिए। अब क्या कर दिए, अलग, ध्यान से समझो कोई दिक्कत नहीं, ये है ठीक है। और एक और है, अब हम क्या बोले कि अगर दोनों का शेप साइज ज्योमेट्री सेम होता है तो चार्जेज क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। चार्जेस जो इस पे चार्ज प्लस चार्ज है ना, इस पे भी प्लस चार्ज है, तो चार्ज प्लस है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे उठ के कहाँ जाएंगे, इधर, तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इस बॉडी को क्या करेगा न्यूट्रलाइज, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, और इससे इलेक्ट्रॉन जब निकल के इसमें जाएंगे तो इसको कुछ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन हम बोले कि अगर दोनों सेम साइज के होंगे, दोनों का आइडेंटिकल शेप होगा, तो चार्जेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दोनों में क्या होगा, सेम होगा। मतलब दोनों में चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, तो फाइनली इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q/2, इस पे भी चार्ज हो जाएगा कितना Q/2, इस पे भी चार्ज हो जाएगा कितना Q/2। ठीक है, इस पे भी चार्ज हो जाएगा कितना Q/2। तो फाइनली जो है इस पे भी चार्ज हो जाएगा कितना Q/2। देखो तो इस पे चार्ज हो जाएगा कितना Q/2, और इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q/2, आइडेंटिकल शेप का है। ठीक है ना, ये Q/2 कैसे आया, तो Q प्लस 0/2 करके आया, इसमें Q प्लस 0 कितना करके आया 2। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या कहिए कि A जो है बॉडी A है, अब ये बॉडी क्या है B, अब B चार्ज हो गया, उस पर चार्ज हो गया कितना Q/2। अब सवाल में है कि एक स्फेरिकल बॉडी है, उसको चार्ज Q था और इट ब्रिंग्स टू कॉन्टैक्ट ऑफ एन आइडेंटिकल स्फेरिकल न्यूट्रल बॉडी B, तो B के साथ लाए तो चार्ज हो गया और सेपरेट कर दिए, तो B पे चार्ज होगा कितना Q/2। और फाइनली क्या किया गया कि B इज टच कॉन्टैक्ट विथ अनदर स्फेरिकल बॉडी C ऑफ चार्ज Q। अब B को जो है चार्ज तो Q हो गया, अब एक अनदर बॉडी जो है C है चार्ज, एक और बॉडी है यहाँ पे। अब B को जो है हमारा क्या था B है, अब इसको टच किया गया C के साथ, किसके साथ C के साथ, B है C है, B पे तो चार्ज है Q/2, अब इस पे चार्ज दिया है Q, और इसको टच किया गया और टच करके या कांटेक्ट में लाके क्या किया गया, हटा दिया गया ऐसे। इस पे चार्ज Q/2, इस पे चार्ज था Q, अब क्या किया गया, हटा दिया गया। तो हटाने के बाद क्या होगा, हटाने के बाद होगा कि इस पे चार्ज और इसके चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस पे हो जाएगा Q/2/Q + Q,
और Q/2 प्लस Q/, ऐसे, ठीक है, हो जाएगा हाफ हाफ। तो कितना हो जाएगा 3Q/4, 3Q/4, अब इस पे भी चार्ज हो जाएगा 3Q/4। तो फाइनली बी और सी पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 3Q/4। ठीक है, तो ऐसा सवाल जो है एग्जाम में पूछते हैं। तो चार्ज करने का पहला मेथड क्या था, कंडक्शन। कंडक्शन कैसा मेथड है, तो जब दो ठो बॉडी को जो है टच कराते हैं, ठीक है ना, जब कोई कंडक्टिंग बॉडी को टच कराते हैं, किसके साथ, जब कोई कंडक्टिंग बॉडी को टच कराते हैं एक न्यूट्रल बॉडी के साथ, और न्यूट्रल बॉडी कैसा होना चाहिए, तो वो न्यूट्रल बॉडी जो है कैसा होना चाहिए, अगर सेम साइज का है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम साइज का नहीं भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं, तो क्या होता है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लिखो इस पॉइंट को कि इफ ए neutral body is brings to contact with charged body, then neutral body is charged by conduction, ठीक है। तो कंडक्शन के थ्रू जो है बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या हो जाते हैं, निकल के एक दूसरे में चल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर समझना ही चाहोगे तो देखो, मान लो कि एक बॉडी है और एक और बॉडी है, इस पे चार्ज जो है मान लो Q है, प्लस चार्ज है, ठीक है, और इसको कोई वायर से जोड़ दिए, कंडक्टिंग वायर जोड़ दी। अब ये न्यूट्रल है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतना ही क्या है, प्रोटॉन है। तो 5 ठो इलेक्ट्रॉन बनाया तो 5 ठो क्या बनाना पड़ेगा, प्रोटॉन बनाना पड़ेगा, 5 ठो क्या बनाना पड़ेगा, प्रोटॉन, ठीक है, बना लिया। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, इस वायर के थ्रू प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जाना चाहेंगे प्लस की तरफ। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के कहाँ चल जाएंगे, यहाँ चल जाएंगे। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो ये जो है प्लस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, इस प्लस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। मतलब ये जो चार्जेज है इसमें कम होंगे प्लस चार्जेज, और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर प्लस चार्जेज बढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है कंडक्शन का प्रोसेस होता है, क्लियर हुआ ना। सेकेंड प्रोसेस है हमारा, सेकेंड प्रोसेस है इंडक्शन। चार्ज करने का दूसरा मेथड क्या हमारा, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, तो देखो इंडक्शन क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है अगर वो अपना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर ले किसी दूसरे बॉडी के, किसी दूसरे चार्ज की वजह से, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी जो है न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जो है हम लाके रख दिए। अब क्या होगा कि इसके पास न्यूट्रल है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और उसी तरह प्रोटॉन भी इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स भी हैं, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। अब होगा क्या, समझो होगा क्या, यहां पर कि ए प्लस चार्ज जो है ए माइनस चार्ज को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा, माइनस चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, माइनस चार्ज को अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। इस प्लस चार्ज जो है, ये प्लस चार्ज, ये वाला नियर बाई चार्ज, ये माइनस चार्ज को अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो होगा क्या कि कुछ समय के बाद ये माइनस चार्ज हट, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकल के इस वाले सरफेस पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, इस सरफेस पे इतना दूर,
और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे जमा हो जाएंगे तो हमको लगेगा कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, बढ़ गया है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो कुछ समय के बाद जो है हमको पता चलेगा कि ए बॉडी जो था, ए वाला, इस पे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन आके जम गए, माने माइनस चार्ज बन गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या बन गया, प्लस चार्ज। वहाँ पे प्लस चार्ज इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे चल गए, यहाँ पर। ऐसा हुआ नहीं है, देखो ऐसा ये मत समझना कि ये जो प्लस चार्ज है इस प्लस प्रोटॉन को रिपेल कर करके यहाँ भेज दिया है, ऐसा नहीं है। प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन जो है यहाँ पे प्लस चार्ज जो बढ़ा हुआ है, ये प्लस चार्ज इस प्रोटॉन को यहाँ आने की वजह से नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ क्या बन गया है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या बन गया है, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब करेंगे क्या, हम करेंगे क्या कि हम क्या करेंगे कि इस प्लस वाले रीजन को, इस प्लस वाले रीजन को हम क्या करेंगे, ग्राउंडेड कर देंगे, माने अर्थ के साथ जोड़ देंगे। अर्थ के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जैसे ही इसको हम अर्थ के साथ जोड़ देंगे, समझो यहाँ पे अर्थ के साथ यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो ये जो रीजन है, ये वाला, ये जो प्लस चार्ज है, इसको क्या किया हम, अभी माइनस चार्ज है, हम इसको क्या किए कि अर्थ के साथ ऐसे जोड़ दिए, अर्थ के साथ लगा दिए, मतलब इसको अर्थिंग कर दिए। क्या कर दिए, अर्थिंग। अर्थिंग, अर्थ क्या होता है, बहुत सारे अर्थ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ऑसियन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस सारे प्लस चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। ये सारे प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेगा और फाइनली जो है इस बॉडी पे चार्ज हो जाएगा कैसा, माइनस, ठीक है। फाइनली जो है बॉडी पे चार्ज हो जाएगा कैसा, माइनस। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि एक प्लस चार्ज लाने की वजह से जो है बॉडी जो है अपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर लिया। पहले जो है चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब माइनस चार्ज इधर आ गया, प्लस चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज जम गया। तो इंडक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें कोई भी बॉडी जो होता है अपने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, ठीक है ना। किसके कारण, कोई नियर बाई चार्ज उसके नजदीक आए तो लिखो कि when a body changes its distribution of charge due to other nearby charge, ठीक है, अदर नियर बाई चार्ज, ठीक है ना, अदर नियर बाई चार्ज, then this process is known as induction. This process is known as induction. क्लियर हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी देख सकते हो कि एक और एग्जांपल है कि मान लो कि अगर यही एग्जांपल अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए लें कि यहाँ पे एक कोई बॉडी है और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो होगा क्या कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, और इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, देख लेना, गिन लेना, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। अब क्या होंगे कि माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा कि माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर भागेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या भागेंगे, दूर। इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या भागेंगे, दूर भागेंगे अपनी जगह छोड़ करके। देखो ये अपने दूर भागेंगे, इधर भागेंगे। जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूर भागेंगे तो कुछ समय के बाद होगा क्या, समझो, कुछ समय के बाद जो है इस पे कुछ ऐसा रीजन बन जाएगा कि ये जो है बॉडी हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चले गए, यहाँ पे कुछ बन जाएगा प्लस चार्ज,
और यहाँ पे मान लो क्या आ गया, माइनस चार्ज। तो देखो इस माइनस चार्ज की वजह से, माइनस चार्ज क्यों लाने की वजह से ये जो बॉडी था अपने डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान से समझो, इस पे क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया इधर, इधर आ गया प्लस चार्ज। तो देखो इधर वाले पोलैरिटी पे चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। इधर वाले पोलैरिटी पे चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। क्लियर हुआ ना। और इधर वाले पोलैरिटी पे भी चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है ड्यू टू क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं बोलना कि जो प्रोटॉन है इधर आ गया माइनस चार्ज उसको खींच लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ड्यू टू इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा इंडक्शन। इंडक्शन समझ में आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रोसेस मतलब चार्ज करने का, वो है हमारा थर्ड नंबर थर्ड नंबर है हमारा क्या, इंडक्शन हो गया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से कैसे जो है बॉडी को चार्ज करते हैं समझो। जैसे मान लो कि होता क्या है कि अगर मान लो कि एक ग्लास रॉड लिए, ठीक है, दो ठो ग्लास रॉड लिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लास रॉड। अब ये भी क्या लिए, ग्लास रॉड लिए, ग्लास रॉड लिए। अब इन ग्लास रॉड को क्या किए, फ्रिक्शनाइज किए, रब किए, इन दोनों को क्या किए, रबिंग किए। रब करने के बाद क्या किए, सेपरेट कर लिए इन दोनों ग्लास रॉड को, क्या किए, रब किए यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे, और रब करके हटा दिए। जैसे ही रब करके हटाए तो देखे क्या हुआ, समझो, देखे क्या हुआ कि इन दोनों ग्लास रॉड पे चार्ज आ गया, इस पे भी प्लस चार्ज आ गया, इस पे भी प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। और देख रहे हैं कि ये जो ग्लास रॉड है एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, एक ग्लास रॉड एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, ठीक है ना। इसको जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया ग्लास रॉड को रब करने के बाद, तो एक दूसरे से क्या भाग रहे थे, दूर। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, रब करने का जो प्रोसेस होता है। पहले चार्ज नहीं था, अब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या भाग रहे हैं, दूर। क्लियर हुआ। एक दूसरे से क्या भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। लेकिन अगर यही ग्लास रॉड को क्या किया गया कि सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया, ये हमारा ग्लास रॉड है और ये हमारा क्या है, सिल्क क्लॉथ। तो क्या हुआ समझो कि ग्लास रॉड को जो है सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया, तो हुआ क्या, यहाँ पे रब किए हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि ग्लास रॉड पे जो है कुछ प्लस चार्ज आ गए और सिल्क क्लॉथ पे जो है कुछ माइनस चार्ज आ गए। और देखा गया कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शनाइज किए, रब किए, तो इसकी वजह से जो है इन लोगों पे चार्ज आ गया। लेकिन अभी भी नेट चार्ज कितना है, जीरो है, ठीक है, नेट चार्ज कितना है, जीरो है। तो यहाँ पे जो है दोनों दूसरों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो एक दूसरे के साथ दूसरे दूसरे मटेरियल के साथ जो है अगर फ्रिक्शन कर रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सेम मटेरियल के साथ देखो रब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो है फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रोसेस है हमारा, अगला प्रोसेस है तीसरा नंबर, तीसरा तो हो गया, चौथा, चौथा नंबर है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
ऐसे तो ये जो है मॉडर्न फिजिक्स में हमको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे जो है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक मेटल है, क्या है यहाँ पे, एक मेटल, और हम एक जो है इस पे एक लाइट इंसिडेंट करते हैं। लाइट जो है इंसिडेंट कर रहे हैं, ऐसे लाइट इरेडिएट कर रहे हैं इस पर, इस मेटल के सरफेस पे। और इस लाइट जब इरेडिएट कर रहे हैं तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम। तो हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ के लाइट जो है इरेडिएट करते हैं किसी मेटल के सरफेस पे। तो होता क्या है कि जो मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हो सकता है तो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो बताओ कि अगर इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो होगा क्या कि मेटल का सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। मान लो कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इस पे प्लस कितना हो जाएगा, चार्ज। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब किसी हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ के लाइट जो है इरेडिएट कराते हैं किसी मेटल के सरफेस पे, तो होता क्या है, कि मेटल के सरफेस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है ना, कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्लियर हुआ ना, मेटल का ऑब्जेक्ट जो है कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, लाइट है। क्लियर हुआ। ये हमारा लाइट है। तो ये था हमारा चौथा मेथड किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। पांचवा मेथड है हमारा फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन क्या होता है कि होता क्या है कि मान लो कि यहाँ पे एक प्लेट रख दी है। ठीक है, ये प्लस चार्ज वाला प्लेट है और यहाँ पर एक माइनस चार्ज वाला प्लेट है, और यहाँ पर एक मेटल का जो है सरफेस यहाँ पे लाके रख दिए। अब क्या होगा कि प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये मेटल का क्या है, हमारा टुकड़ा है, ये मेटल का ऑब्जेक्ट है। अब होगा क्या, समझो कि इस मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल्स के, उस इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगेगा, फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी समझ जाओ ऐसे ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और हो सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज़्यादा हुआ, लार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लार्ज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल के सरफेस से निकल के बाहर चल जाएंगे। और जैसे ही बाहर चल जाएंगे तो ये जो मेटल का बॉडी है कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा प्रोसेस फील्ड इमिशन। ठीक है, एक और होता है थर्मानिक इफेक्ट। तो किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसके एटम जो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं या निकल जाते हैं, तो जो है उसके कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सीख लो। तो ये जो है 5 तरीका जो है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का बताएं। ठीक है ना, चलो 5 तरीका समझ में आया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ। देखो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ जो है एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ कैसा लॉ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ। दिस इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंट से जो है लॉ फोर्स कैलकुलेट करना। तो ये करता है लॉ क्या कि मान लो कि दो चार्जेज हैं, लेट्स चार्जेज है, एक चार्ज Q1 है
अब एक चार्ज क्या है, Q2 है, और इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी क्या है, प्लस चार्ज है। अभी दोनों पॉइंट चार्जेज है। कैसे चार्जेज है, पॉइंट चार्जेज। और इन दोनों पॉइंट चार्जेज को मिलाने वाला जो लाइन है वो लेट्स ए वाला है, ओ सॉरी, लेट्स ए वाला है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन चार्जेज है, वो चार्जेज को मिलाने वाला जो लाइन है कुछ ए वाला है। चलो यहाँ पे चार्जेज। तो होता क्या है समझो, होता क्या है, होता क्या है कि एक Q1 चार्ज जो है वो इस Q2 चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है बाहर की तरफ। एक Q1 चार्ज जो है वो Q2 चार्ज पे जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है बाहर की तरफ। दिस फोर्स इज लेट्स फोर्स ऑन टू सेकेंड चार्ज बाई फर्स्ट चार्ज। फोर्स फैक्टर क्वांटिटी होगा। उसी तरह एक Q2 चार्ज जो है वो Q1 चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस करता है इधर। दिस फोर्स इज F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो एक फोर्स 1 और फोर्स 2 जो है ये दोनों चार्जेज पे जो है वो होता क्या है कि इक्वल और अपोजिट होता है। ये दोनों फोर्स जो है F12 का वैल्यू और F21 का वैल्यू जो होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा न्यूटन थर्ड लॉ से। कैसे होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल और क्या होगा, अपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ से जो है इक्वल और क्या होगा, अपोजिट होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज जो अगर बात करें F12 का वैल्यू और F21 का जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। उसका वैल्यू मान लो F के बराबर होगा, मान लो F है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो एक बात और भी यहाँ पे क्लियर याद रखना कि फोर्सेस जो होते हैं वो इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग चार्जेज के लाइन ज्वाइनिंग पे जो है लगते हैं। इन दोनों को चार्जेज को लाइन ज्वाइन करेंगे ना, इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर प्लस चार्ज है तब। अगर मान लो कि एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट। कैसे, जो है दोनों ग्लास रॉड को लाए थे सामने तो ये दोनों रिपेल किए थे, सेम बॉडी रिपेल कर रहे थे, और अदर बॉडी जो है क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट। वैसे ही जो है प्लस Q1 और प्लस Q2 जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या होता है कि फोर्स जो होता है इन दोनों के बीच में, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के, Q1 इंटू Q2 के। इसका मतलब है कि जितना Q1 Q2 ज़्यादा होगा फोर्स उन दोनों के बीच में क्या होगा, ज़्यादा होगा। इक्वेशन मान लो फर्स्ट। ठीक है, और मान लो कि दोनों सेपरेटेड, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, r तक। और दूसरा है कि इन दोनों के बीच में फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट से ऐसे देखा गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे इसको, तो होगा क्या कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई होगा अपॉन r स्क्वायर भी होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी हटाकर एक कांस्टेंट लाते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या ला लिए, कांस्टेंट। इस K को हम लोग बोलते हैं, K को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। क्लियर हुआ। फोर्स जो K है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ कहता क्या है कि फोर्सेस जो होते हैं, फोर्सेस फोर्सेस और कौन सा फोर्सेस, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्यों, क्योंकि चार्जेस जो है किसमें है, रेस्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस ऑन, यहाँ पे एक वर्ड यूज किए हैं ऑन। ठीक है ना, चार्जेस पर फोर्स लगता है, बिटवीन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस ऑन टू रेस्ट चार्जेस, रेस्ट चार्जेस इज directly proportional to product of charges
and inversely proportional to a square of distance between them, ठीक है। चलो, तो याद रखना कि फोर्सेज जो ऑन लगते हैं एक दूसरे पर लगाते हैं फोर्स, बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, अच्छी बात है। तो फोर्स आ गया, ठीक है। इस फोर्स के बारे में जो भी पॉइंट पता चलता है लिखो। तो सबसे पहले ये जो फोर्स होता है, पहला पॉइंट कि ये फोर्स जो होता है, फोर्स वो हमेशा एक्ट करता है दोनों चार्जेस के ज्वाइन करने वाले लाइन पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is always acting on the line joining to the center of charges, ठीक है, सेंटर ऑफ चार्जेस। जैसे मान लो कि यहां पर एक चार्ज है और यहां पर एक चार्ज है, बहुत दूर है। मान लो इसका सेंटर है ए और इसका सेंटर है ए, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, अब इस पे फोर्स लगेगा इधर, ठीक है। लेट्स मान लो चार्जेस है Q1, ये चार्जेस है Q2। तो ए Q1 चार्ज जो है इस पे लगाएगा फोर्स किधर, इस डायरेक्शन में, F((2) ड्यू टू 1, और इस पे लगेगा फोर्स इधर, इसी ज्वाइन करने वाले लाइन पे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मान लो सेपरेशन कितना है R, ठीक है ना। तो ये जो है फोर्स होता है, क्लियर हुआ, ये क्या होता है फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स हमेशा क्या कहाँ लगेगा, सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोल सकते कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में जो है फोर्स नहीं होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा। फोर्स जब भी लगेगा तो उसके ज्वाइन करने वाले सेंटर के अलोंग लाइन पे लगेगा, ठीक है ना, ठीक है, अच्छी बात है। अगला पॉइंट, अगर चार्जेस जो है दोनों सेम पोलैरिटी के हुए तो उन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, माने दोनों चार्जेस जो है रिपेल करेंगे। तो इफ polarity of charges are opposite, then they will be attracted, ठीक है ना। दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, इस पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। अब अगर बीच के सेपरेशन कितना है, मान लो R है, तो एक प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इधर, और ये भी प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इधर, ठीक है। फोर्स बाई एफ, ठीक है ना। ये दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मान लो कि फोर्स का वैल्यू तो क्या होगा, मान लो कि ये एफ है तो ये भी कितना होगा, एफ होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। सेम फोर्स से दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे फोर्स का वैल्यू निकालना ही चाहते हैं तो के इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, तो माइनस साइन बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, या डायरेक्शन अपोजिट है, या ऐसे लिख लो फोर्स का, या ऐसे लिख लो कि फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का है। अगर फोर्स पॉजिटिव आ जाए तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन का। क्लियर हुआ। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। किस पे डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आया, अच्छी बात है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक सेंट्रल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इज सेंट्रल फोर्स। ठीक है, और याद करो कोई भी जो फोर्स सेंट्रल होता था तो उसका हम पीछे निकाल चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे तो सेंट्रल फोर्स था, तो उसका क्या निकाले थे हम, पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे। तो आगे चल के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी भी हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो है इसका हम क्या इसका जो हम क्या निकालने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफाइंड। ठीक है, डिफाइन करेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा और बता रहे हैं। जैसे मान लो कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब बताओ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था, नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता था। और कंजर्वेटिव फोर्स में अगर लूप में अगर कोई वर्क करते थे, लूप में कोई वर्क करते थे तो वर्क डन कितना आता था, 0। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोई अगर लूप में वर्क करता है तो वर्क डन 0 आता है कि नहीं। तो मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज है, लेट्स यहाँ पर Q1 और इससे r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चार्ज है, लेट्स Q2 और इस Q1 के अबाउट, ये Q1 जो है फिक्स है और इस Q1 के अबाउट जो है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। देखो ऐसे, ऐसे, ओ सॉरी, कैसा मोशन कर रहा है वो, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस Q1 के अबाउट जो है, मान लो यहाँ पे Q2 चार्ज है और इस Q1 के अबाउट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कुछ ऐसा पाथ होगा, मान लो ऐसे कर रहा है सर्कुलर मोशन। अब मान लो कि देखो सबसे पहले ये जो Q1 है इस Q2 पे क्या लगाएगा, फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इधर, और पार्टिकल जो है इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, मान लो। तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, उधर, और फोर्स लग गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इधर। Q1 Q2 क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर फोर्स, देखो फोर्स लग रहा है इधर और वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है तो मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ ds ऊपर, ds, इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। मान लो कि चलते चलते चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर है, पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है, ऊपर, पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ है। देखो यहाँ पर पहुंच गया, पार्टिकल जो है वो जा रहा है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी है, और फोर्स किधर लग रहा है, उधर, रेडियली आउटवर्ड, और इसके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ, ds वेक्टर। तो देखो फोर्स और हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो रहा है, हमेशा 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, ऐसे इधर, और फोर्स किधर लग रहा है, Q1 पे, फोर्स लग रहा है इधर ऊपर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, Q2 पे। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मान लो इधर है थोड़ा सा ds वेक्टर, तो अभी भी एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। तो वर्क इक्वल टू Fs cos कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो वर्क डन हमेशा कितना आ रहा है, 0। जब पार्टिकल यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आ जाएगा तो हमेशा जो है वर्क डन टोटल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। वर्क डन 0 आता है तो कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का हम पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं, निकालते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। तो ये था हमारा
कूलॉम्स लॉ, ठीक है। और ये डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक है ना। अब इसके बारे में जो है हम कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना, सेपरेटली, ठीक है। एक दो सवाल करते हैं। सवाल क्या है, देखो सवाल क्या है। सवाल है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 3 नैनोकूलम आर placed at 2 millimeter, then find the electrostatic force between them। जो क्या हो जाएगा गलत, यहाँ पे between नहीं लिखना है, हम पहले से काट के दिखा दिए तुमको। on find the electrostatic force, ठीक है ना, on electrostatic force on each charges, ठीक है। और यहाँ पर दे दिए हैं कि k का जो वैल्यू है वो लिखना है 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आगे इसके बारे में हम डिटेल में कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो देखो बहुत आसान सवाल है। दो ठो चार्जेज है, एक चार्जेज है कितना कूलम का 2 माइक्रोकूलम का, और एक चार्जेज है कितना 3 नैनो कूलम का। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है कितना 2 मिलीमीटर। तो फोर्स बताओ। अब दोनों पे चार्जेज प्लस है, दोनों पे चार्जेज प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर। अब हम बोले कि फोर्स हमेशा सेंटर पे ज्वाइन लगेगा, दोनों का फोर्स का वैल्यू क्या होगा सेम। कितना होगा फोर्स, ए इस पे कितना फोर्स लगेगा और ए इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखो ध्यान से, फोर्स इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर। तो बताओ कि यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू के का वैल्यू लिखना है 9 × 10 का पावर 9। Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10 का पावर -6 कूलम लिखेंगे। याद करना है 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है 10 का पावर -6 कूलम, ठीक है ना। और 1 नैनो कूलम इक्वल टू होता है 10 का पावर -9 कूलम, ठीक है ना। और 1 मिली कूलम इक्वल टू होता है 10 का पावर -3 कूलम। तो के वैल्यू 9 × 10 का पावर 9, Q1 के वैल्यू 2 × 10 का पावर -6 इंटू Q2 कितना है, Q2 है कितना, Q2 है 3 नैनो कूलम, तो 3 × नैनो कूलम 10 का पावर -9 कूलम, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, तो आर अब ये किस में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर में दिया हुआ। ये जो इसका यूनिट है और यहाँ पे लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कूलम इंटू कूलम जो है, ये जो कूलम स्क्वायर को क्या करेगा, कट करेगा। वो आर दिया है 2 मिलीमीटर, 2 × 10 का पावर -3 मीटर उसका होल स्क्वायर, मीटर में चेंज कर दिए ऐसा यूनिट के लिए। तो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा ऊपर कितना 9 × 10⁻, 9 में से 6 गया 3, देखो 9 और 10 का पावर +9 कैंसिल हो गया, 9 दूना 18, तो हो गया कितना 9 × 2 × 3 × 10 का पावर -6 अपॉन 9 दो बार लिखा गया, एक बार लिखना है ना, 9 2 3, अब 10 भी है नहीं, तो 9 मल्टीप्लाई कितना 2 × 10 का पावर -6 × 3 अपॉन कितना 2 का स्क्वायर 4, 10 का पावर -3 का स्क्वायर -6, इसे ई कट गया 2 से 2 बार में, 9 तरीके 27, 27/2 मैंने 13.5 न्यूटन। सही है, देख लेना कैलकुलेशन। तो इन दोनों के बीच में लगेगा 13.5 न्यूटन का फोर्स, मतलब ए जो है इस पे फोर्स लगेगा कितना 13.5 न्यूटन इधर, और उसी तरह ए जो है इस पे फोर्स लगेगा 13.5 न्यूटन इधर। क्लियर है, चलो
समझ में आया?